ठीक है सर, मेरा ओवरऑल ये था कि जैसे आप एनसीईआरटी रिकमेंडेड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं और आपके स्टडी मटेरियल किसी कोचिंग के हैं, हाँ। इन तीनों में से इनिशियल फेज पे किसी को स्किप कर सकते हैं, वो कौन सा है? नहीं, देखिए एनसीईआरटी आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप रेफरेंशियल टेक्स्ट बुक उठाइए। कुछ सब्जेक्ट की आप स्किप कर सकते हैं, ओके। है ना। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, Initial क्योंकि time वो में। हाँ इनिशियल टाइम, क्योंकि वो बेसिकली आप एनसीईआरटी पढ़िए, है ना। उसका रेफरेंशियल टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है आपको। फिर वो करंट बेस होता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बट आप मुझसे ये पूछें कि सर क्या हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए या फिर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपका फाउंडेशन होता है, ठीक है। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होने के बाद आपकी जो रेफरेंशियल टेक्स्ट बुक होती है आप उनको पढ़िए। और सर जब एक बिगिनर लेवल से ऊपर आता है एक एस्पिरेंट, तो वो ये सोचता है कि किसी कोचिंग का जो नोट्स है, उस कोचिंग में बहुत से टीम होती है, जो कंटेंट टीम होती है आपकी, कई सारे वो फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, करंट पे भी उनका ध्यान होता है, एनसीईआरटी पे भी ध्यान होता है और भी स्टैंडर्ड बुक्स पे। तो उन सब लोग वहां से पूरा निचोड़ अपने नोट्स में लिखते हैं। तो क्या ये वास्तव में सही है? तो कुल मिला के उन दोनों चीज को छोड़ सकते हैं नोट्स पढ़ने के लिए? देखिए एक चीज समझिए आप, बात ये नहीं है कि आप कोचिंग का नोट्स बना रहे हैं, बात ये है कि आप प्रैक्टिस का मेथोडोलॉजी क्या है आपका। जैसे बच्चा क्लास लेता है, ठीक है। अब क्लास बेसिकली ठीक है, फाउंडेशन हो गया, आपका टाइम सेव करता है क्लास लेना, बट वो कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन कई बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये बताइए हमें कि क्लास टाइम सेव कैसे करता है, क्लास में तो 1.5 साल लग गया मुझे करने में। तो इसका मतलब 1.5 साल अगर फाउंडेशन में, जीएस के फाउंडेशन में क्लास करने में 1.5 साल लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लास का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। कैरिकुलम जिसने भी डिजाइन किया है 1.5 साल का, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप 1 साल भर की क्लास करिए जीएस की। टाइम सेव कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। कि जैसे मान लीजिए टीचर ने वेल ऑर्गेनाइज्ड कुछ कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है कि गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं, है ना, हेडिंग सब हेडिंग के थ्रू। अब जब आप बुक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत, तो वो किताब आपको समझ में आएगी। आप बिना क्लास करे हुए बुक पढ़ते तो क्या होता, वो वही बुक पढ़ने में आपको 2 महीना लग जाता। अब क्लास करके बुक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप 15 दिन में, 20 दिन में जो फर्स्ट रीडिंग है उसको कंप्लीट कर लेंगे लक्ष्मीकांत। अदरवाइज कई टेक्निकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको हो सकता है 3 महीने में भी समझ में ना आए। और विकास मैं आपको बता दूं कि जब सिलेबस इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस हो, जहां मेंस में जो कोर एंड लेंथी सब्जेक्ट हैं, कोर यानी मैं उन सब्जेक्ट्स को बोलता हूं जहां से आपके नंबर जुड़ते हैं, स्कोर आता है, और लेंथी यानी अच्छी खासी लेंथ है उस सब्जेक्ट की। अब आपको 12 से ज्यादा सब्जेक्ट है मेंस में, और 1 साल भर में आपको तैयारी करनी है इतने सब्जेक्ट की। तो अब आप कैसे करेंगे 1 साल में? मतलब ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं कि 1 महीना मिला है, यानी 30 डेज आपको मिला है एक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। अब 30 दिन में आपको क्या क्या करना होता है बेसिकली? तो पहली चीज बुक भी पढ़नी है सर, फिर उसके पीवाईक्यू भी करने हैं सर। पीवाईक्यू किसके करने हैं सर? प्रीलिम्स के भी करने हैं और मेंस के भी करने हैं। 15-20 साल के तो करेंगे ही करेंगे। फिर बोलेंगे सर इसके टेस्ट भी लिखने हैं मुझे, तो करीब एक टेस्ट सीरीज तो लिखता ही है बच्चा कि 30 टेस्ट भी लिखने हैं, तो महीने में करीब मेरे 2 टेस्ट तो हो ही जाए, तब जाके 25-30 टेस्ट लिखे जाएंगे एनालिसिस भी। हाँ, और ऐसे ही प्रीलिम्स का टेस्ट भी आपको करना है, और 4 रिवीजन भी करने हैं आप उसको, उस बुक के, और आपको नोट्स भी बनाना है उसके साथ साथ। अब ये काम टोटल तो 365 डेज में से ही डिवाइड होगा एक सब्जेक्ट का। जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ऑन एवरेज कोई सब्जेक्ट बड़ा भी होता है, जैसे हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स बड़ा सब्जेक्ट है, पीटी मेंस दोनों का अगर हम जोड़ लें तो उसमें आपको 35, 40, 45 दिन भी लगता है। बट कोई सब्जेक्ट छोटा भी है, बट हम एक एवरेज की बात करते हैं कि 1 महीने में बच्चे को जब एक सब्जेक्ट संभालना हो, ये इतनी टास्क करते हुए पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, ये चैलेंजिंग होता है। वहां पे हम लोगों का रोल आता है एज ए टीचर, एज ए मेंटर, की उसको माइक्रो सिलेबस समझाएं। उसको माइक्रो सिलेबस यानी उसको तोड़ के, टॉपिक वाइज तोड़ के, और उसको कितना फास्ट करवाए, उसको उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे फास्ट हो, वो बहुत मैटर करता है इसमें, इस एग्जाम में। ओके सर, किसी भी कोचिंग में जब एक एस्पिरेंट एडमिशन लेता है उसके फाउंडेशन बैच में,
फाउंडेशन भी वहां से कंप्लीट कर लिया, 1 साल हाँ। या 1.5 साल जो भी उनका प्रोग्राम है, जितने महीने का कंप्लीट होने के बाद भी वो मार्केट में अभी तक मैंने जितना, जब जब से मुखर्जी नगर को देख रहा हूँ या फिर करोल बाग में जाके बच्चों से बात करता हूँ, टॉपर्स से मिलता हूँ, तो ये निकल के आता है कि फाउंडेशन के बाद भी उन्हें मेंटरशिप चाहिए, हाँ। मेंटोर चाहिए कि कोई उनको बताता रहे। फिर क्यों उन्होंने फाउंडेशन, क्या फाउंडेशन करना बेकार है फिर? हाँ, एक तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, जो मेंटोरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है जब कोचिंग आपने कर ली है बिल्कुल। उन बिग इंस्टीट्यूशंस में, क्या आपको मेंटोरशिप हाँ, ठीक से मिल नहीं रही थी? उन्होंने तो मेंटोरशिप के नाम पे ही फाउंडेशन बैच आपसे करवाया। तो विकास, मैं आपको बता दूं, इसमें जो लोचा है आप ये समझिएगा कि मेंटोर क्या होता है। ये जो बार बार आप शब्द सुनते हैं कि हाँ। मेंटोर होता है कि सीनियर हु इज मोर एक्सपीरियंस देन यू, आपसे कुछ साल ज्यादा अनुभव है, यानी आपका टीचर है। जैसे कोच प्लेयर का रिलेशनशिप होता है कि कोचिंग क्या होता है, बेसिकली कोचिंग मतलब आपको एक गाइडेंस दी जाएगी। कोच मतलब आपको कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है। सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है कि सब्जेक्ट पढ़ा दिया। चैलेंज आता है बच्चे को, सब्जेक्ट के अंदर चैलेंज आता है बच्चे को कि सर नंबर नहीं आ रहे मुझे, इस नंबर को मैं कैसे ठीक करूं, ये लक्ष्मीकांत मेरे से पढ़ी ही नहीं जा रही है। फैक्चुअल बहुत है, पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर समझ ही नहीं आता, मिक्स हो जाता है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, मेंस का क्वेश्चन की डिमांड समझ में नहीं आती है बच्चे को, तो ये चैलेंज आता है। तो वहां हमारा एज ए टीचर पर्सनल गाइडेंस है कि नहीं, बच्चे को सामने बिठा के आपने समझाया कि नहीं समझाया। जब क्वेश्चन के 3 पार्ट थे मेंस के उसके आंसर में आपके, तो अब वहां पे हम लोगों का रोल है। सिर्फ कोचिंग वो आपको नहीं देगी कि एक टीचर ने आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, वो नहीं होगा। बट एक्चुअल में क्या मेंटोरशिप आपको मिल पा रही है, क्या कोई आपसे बैठ के होमवर्क करवा पा रहा है आपके साथ में, ये चैलेंज है। कोचिंग तो 99% बच्चा करा ही हुआ है कोचिंग, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? फाउंडेशन करना जरूरी है, बट आप उस फाउंडेशन को कैसे यूटिलाइज करें, यानी जो आप क्लास ले रहे हैं उसके साथ साथ कैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, वो बच्चे की नहीं होती। जैसे टीचर, सारे टीचर बोलेंगे कि आपको लिखना चाहिए, बट वो बच्चा लिख क्यों नहीं पाता है? वो नब्ज किसी के पास नहीं है पकड़ने। ओके सर, आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि जब मार्केट में कोचिंग हो ही रही है, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कांट आईएएस ओपन करना चाहिए और मेंटरशिप प्रोवाइड करनी ही चाहिए बच्चों को, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, बच्चा 25-30 हजार रुपए टेस्ट सीरीज का भी पे करता है जी, बच्चा फाउंडेशन बैच का भी पे करता है। 3 साल लगा दिए हैं इधर मुखर्जी नगर में, ओआरएन में, करोल बाग में रहते हुए, ड्रेन हो चुका है, फाइनेंशियली ड्रेन हो चुका है, रिसोर्स नहीं है, महीने का खर्चा जाता है। वो जो कोचिंग में जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसको, जो इंडिविजुअल सपोर्ट मिलना चाहिए, फाउंडेशन बैच के साथ सपोर्ट मिलना चाहिए, जो भीड़ भरी पड़ी है 500 बच्चों की, है ना, 400 बच्चों की, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो जो मेंटेन होना चाहिए था, जो एक गुड एजुकेशन का पार्ट है कि 50 बच्चों से ज्यादा आप एक टीचर कर ही नहीं पाएगा, बियॉन्ड इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो जैसे गुड यूनिवर्सिटी है, वहां अच्छा एजुकेशन है बेसिकली, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि इतनी फिक्स सीट क्यों है, 40 सीट क्यों है किसी ह्यूमैनिटी सेक्शन की या किसी साइंस सेक्शन की? वो इसीलिए है कि एक टीचर, एक प्रोफेसर उससे ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पे संभाल नहीं पाएगा बच्चे को, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो सेमिनार अलग होता है और बच्चे पे फोकस करना अलग होता है। तो विकास, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है, जो कांट आईएएस आप देखेंगे, जो कोचिंग का नाम है हमने जो रखा है ना, हालांकि कोचिंग हम बोलते भी नहीं है इसको, हम इसको मेंटरशिप हब के नाम से इसका नाम दिए हैं कि बेसिकली बच्चे को बिठा के सामने उससे होमवर्क करवाया। तो मान लीजिए किसी बच्चे का 1 साल में नहीं हो पाया, है ना, हो सकता है कि एकेडमिक्स अच्छा ना रहा हो, है ना, सामान्य बच्चा है, मतलब उसको मैं डिमोनाइज नहीं कर रहा हूँ सामान्य बोल के बच्चे को, क्योंकि इंटेलिजेंस का तो एग्जाम है भी नहीं, बट हम उस बच्चे के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं बिठा के कि हो सकता है 1 साल की जगह वो 1.5 साल लगा दे, 18 महीने लगा दे, 2 साल लगा दे, सिलेक्शन ले जाए। लगभग कितने बच्चे होंगे? अभी मेरे पास में 60 बच्चे हैं। तो क्या कॉमन उनके पास दिक्कत क्या आपको समझ में है कि इन 60 बच्चों में कॉमन ये दिक्कत है, वो क्या दिक्कत समझ में आ रही है? देखिए, कॉमन जो सारे बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम है जी, कि
जितने मेरे पास में बच्चे हैं सबने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी हुई थी डिफरेंट डिफरेंट जगह। हाँ। एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर टेस्ट सीरीज है, या तो नंबर नहीं बढ़ रहा है बच्चे का टेस्ट में, जैसे मान लीजिए कि 80 नंबर आ रहा है, 90 नंबर आ रहा है, सर 100 नहीं हो रहा, 110 नहीं हो रहा है। किसी बच्चे ने 4 मेंस लिख दिया है कि नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो बच्चे को डिमांड समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की, और वो वहां पे कॉपी में बिठा के कोई समझाने वाला है ही नहीं। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए आप, एक सामान्य बच्चे को सामने बिठा के बताने वाला है ही नहीं, उससे नोट्स बनाने वाला कोई नहीं। जैसे सिलेबस में बहुत गैप होता है, क्लास नोट्स जो होते हैं वो बेसिकली एक हद तक ठीक है, आपको समझ बन गई, बट वो आपका कंप्लीट क्या नहीं है, नोट्स नहीं है, सिलेबस गैप है उसमें बहुत सारा। यानी आपका कंटेंट स्कैटर्ड है, करंट अफेयर का है, कुछ रिपोर्ट्स में है, इस टाइप से। अब बच्चे को क्या है कि वो नोट्स बनता नहीं है, उसको गलत फहमी रहती है बच्चे को कि मेरा तो क्लास में नोट्स लिखवा दिया है, जब वो टेस्ट लिखने बैठता है 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे हैं बच्चे से। अब उस केस में वो क्या करे, उसको समझ नहीं आता, 2 टेस्ट लिखेगा बड़े बिग इंस्टीट्यूशंस में, 3 टेस्ट लिखेगा, 4 टेस्ट लिखेगा, टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करिए, पैसा दिया है 30,000 40,000, उसके बावजूद टेस्ट नहीं लिखा। कोई कोई बच्चा एफर्ट लगा के माइंडलेसली टेस्ट लिख देता है, 20 टेस्ट लिख देता है, 25 टेस्ट लिख देता है, बोला सर मार्क्स नहीं आ रहे, 90 नंबर से ऊपर कभी आया ही नहीं। तो कंटेंट एनरिचमेंट कैसे होता है, अखबार से, न्यूज़पेपर से कैसे इनपुट अपने नोट्स में डालना होता है। पहली बात तो कि नोट्स ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वो चेक करना होता है बच्चे का, ओवरऑल करवाना होता है बच्चे का नोट्स, है ना, टॉपिक वाइज करवाना होता है। उसके बाद में कि उसका रिवीजन कैसे करे बच्चे, क्योंकि रिवीजन में भी बच्चे को माइंडलेसली रिवीजन करता है, कीवर्ड्स की समझ नहीं है बच्चे को, और वो बिठा के करवाना होता है। उसके बाद टेस्ट की कहानी जुड़ती है कि बच्चे अब आप लिखो, अब आप डेली भी लिखो, पीवाईक्यू भी लिखो, और 14 दिन के अंतराल पे, 15 दिन के अंतराल पे, यानी करीब महीने में 2 बिगर टेस्ट भी हो जाए आपके, वो भी आप लिखो। यानी आइसोलेशन में बच्चे को तैयार नहीं करना है कि सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लिखो, डेली कुछ कुछ मत लिखो। और पीवाईक्यू से बेस्ट चीज कोई है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो विकास मेंस के पीवाईक्यू 8-10 साल के बच्चा खुद भी लिखता है, जो टॉपर जो बच्चा बनता है, कई बच्चे सेल्फ स्टडी करके भी बनते हैं, बट सेल्फ स्टडी में आपको 3 साल लगता है, 4 साल लगता है, जिसको कहानी समझ आती है, क्योंकि वही एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी निपटाने में 6-8 महीना लगाता है बच्चा। तो ये बेसिकली कुछ जनरल लेवल के चैलेंज हैं जो कि एक बिग इंस्टीट्यूशंस में नहीं मिलता है। कंटेंट मिल जाएगा अच्छा, मैगजीन बना देंगे अच्छी, क्योंकि जब हजारों बच्चों को आप मेंटर करते हैं विकास, तो वहां पे ये चीज आपको समझ में आ जाती है कि बच्चा लिख क्यों नहीं पा रहा है, वो गलतियां, दिक्कतें समझ में आए, कमियां क्या है, कहाँ प्रॉब्लम दिक्कत कर रही है। ओके, यानी इन सब दिक्कतों, चैलेंजेस को देखते हुए ये आपका फुलफिल कर रहा है कांटा ये। यस। तो अगर आपको किसी भी तरह की आंसर राइटिंग से रिलेटेड दिक्कत आ रही है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कब से स्टार्ट करें, या यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, और भी जितने भी छोटे मोटे डाउट आते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर से, अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपने वीक पॉइंट को सर के साथ शेयर करके वो सारी चीजें जान सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहली जो गलती करते हैं ये करते हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है नहीं। भाई बड़ी कोई भी चीज हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाइए, बिना रिस्क के होता है क्या? नहीं होता है। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज है कि रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है, बड़ी नौकरी के लिए, बड़ी जॉब के लिए, आप सेक्रेटरी बनेंगे, हाँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड बेसिकली। तो ये चीज है कि पेशेंस बच्चे को आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी प्रैक्टिकल और वैल्यूएबल अपना कंटेंट शेयर करने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। सर के साथ किसी तरह से अगर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही लिंक कर रहा है, वहां से आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।